हेलो स्टूडेंट, हम लोग पोषक तत्व पढ़ रहे थे और पोषक तत्वों में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट है उनको हमने देख लिया था। आज हमको विटामिन स्टार्ट करने हैं, प्रोटीन और खनिज पढ़ने हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रोटीन से, इसके बाद खनिज और विटामिन देखेंगे। बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है वो एक प्रकार का कैसा पोषक तत्व है? एक प्रकार का कार्बनिक पोषक तत्व है, यानी कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। प्रोटीन जो है उससे हमारी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होती है, साथ ही साथ यह इसका काम जो है बॉडी में जो टूट फूट हो जाती है, हमारी बॉडी में रिपेयरिंग हो जाती है, ठीक है, उसको टूट फूट मरम्मत को करना भी प्रोटीन का काम होता है। अगर बात करें प्रोटीन किससे बना होता है, तो प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो प्रोटीन क्या है? कार्बनिक पोषक तत्व है, इससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है और ये हमारी बॉडी की जो मरम्मत है, टूट फूट है, उसको करने का भी कार्य प्रोटीन करता है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल के मिलकर बने होते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रोटीन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और ड्राइव्ड प्रोटीन। अगर हम देखें सरल प्रोटीन, तो सरल प्रोटीन वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। सिर्फ और सिर्फ अमीनो अम्ल से जो प्रोटीन बनते हैं, ऐसे प्रोटीन सरल प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। एग में प्रेजेंट होता है ना एल्ब्यूमिन, ठीक है। अगर बात करें संयुक्त प्रोटीन या संयुग्मित प्रोटीन किसे कहते हैं, तो ऐसे प्रोटीन जिसमें अमीनो अम्ल तो प्रेजेंट हो ही हो, साथ ही कोई अन्य ग्रुप भी आ जाए, जैसे कि अगर हम देखें तो फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो सरल प्रोटीन वो है जो सिर्फ और सिर्फ अमीनो अम्ल से बने हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन इत्यादि। वही संयुक्त प्रोटीन वो होते हैं जो अमीनो अम्ल के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रुप के सम्मिलित होने से भी बनते हैं, जैसे कि फॉस्फो ग्रुप इसमें ऐड हो गया, इसमें क्रोमो ग्रुप ऐड हो गया, इसमें लाइपो ग्रुप ऐड हो गया, तो फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करें तो ये वो प्रोटीन होते हैं जो साधारण या सरल प्रोटीन के चलो गठन से बनते हैं, जैसे कि प्रोटीएज, पेप्टोन इत्यादि, ठीक है। चलिए हमने देख लिया प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, हम प्रोटीन को क्यों लेते हैं? तो जो प्रोटीन है, ठीक है, उसका एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? टूट फूट मरम्मत करना। हमारी बॉडी में जो भी टूट फूट होती है, रिपेयरिंग करने का काम प्रोटीन करता है। इसके अतिरिक्त हमको ऊर्जा भी प्रदान करता है। प्रोटीन जो है हमारी ऊर्जा आवश्यकता की भी पूर्ति करता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें तो प्रोटीन के अन्य भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन। हमारा ब्लड जो है, रक्त में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, तो उस हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक है ग्लोबिन, प्रोटीन। अगर बात करें हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन आप अगर देखेंगे तो हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हीम जो है वो एक मेटल है जिसे आयरन बोलते हैं, और ग्लोबिन जो है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है, याद रखना। तो हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक है कौन? प्रोटीन। इसके अतिरिक्त प्रोटीन एंटीजन के रूप में भी काम करते हैं। एंटीजन भी एक प्रकार की प्रोटीन होती है। एंटीजन जो है वो रक्त ग्रुप समूह, यानी कि ब्लड ग्रुप जो है, आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपका क्या होगा, किसी का क्या होगा, मेरा क्या होगा, इसको निर्धारित करने का काम कौन करते हैं? एंटीजन करते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के द्वारा ही होता है, ए बी, ठीक है। ये ए, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो ये ब्लड ग्रुप जो है इसके निर्धारण का काम कौन करता है? एंटीजन करता है। और एंटीजन एक क्या होती है? प्रोटीन होती है, याद रखना। आरबीसी की प्रोटीन होती है, उसको एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी की प्रोटीन एंटीजन होती है। उसी प्रकार एंटीबॉडी के रूप में भी प्रोटीन काम करते हैं, यानी एंटीबॉडी जो है वो भी प्रोटीन की बनी होती है, और एंटीबॉडी भी एक प्रकार की प्रोटीन है। इसे हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। किसकी प्रोटीन बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्रोटीन का कार्य हमने क्या देखा? हीमोग्लोबिन का एक घटक है, एंटीजन जो है उसके रूप में काम करता है, एंटीबॉडी के रूप में काम करता है प्रोटीन। एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन ही होती है, एंटीजन भी एक प्रोटीन होता है। हार्मोन के रूप में जो हार्मोन है वो प्रोटीन के बने हुए ही होते हैं, हार्मोन के रूप में काम करते हैं, ठीक है, ज्यादातर। इसके बाद हम बात करें तो रक्त स्कंदन, यानी रक्त के थक्का जमना। थक्का जमना मतलब जब कभी हमको चोट लग जाती है तो ब्लड का बहना रुक जाता है अपने आप 2-3 मिनट में, तो उसमें सहायक होता है, प्रोटीन सहायक होती है। इसके अतिरिक्त तो ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति भी करता है प्रोटीन, बॉडी में रिपेयरिंग का काम करता है। साथ ही एंजाइम जो है वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, याद रखना। तो प्रोटीन के ये क्या है? महत्वपूर्ण कार्य है। वहीं अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या होगा? हमारे शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त एक रोग हो जाता है बच्चों में, जिसे बोलते हैं क्वासिओरकर, जो 1 साल से अधिक उम्र के बच्चों में पाया जाता है, क्वासिओरकर डिसीज, ठीक है। वहीं अगर बात करें
एक अन्य डिसीज होती है जिसे बोलते हैं मरासमस डिसीज। हम लोगों ने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तब भी इसको देखा था, मरासमस, ठीक है, मरासमस डिसीज। तो मरासमस डिसीज में क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है और 1 साल से कम उम्र के बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोषक तत्व में प्रोटीन। इसके बाद हम अगला पोषक तत्व देखेंगे और हमारा जो अगला पोषक तत्व है वो है विटामिन, और विटामिन के बाद हम देखेंगे खनिज। तो अब हम विटामिन पढ़ते हैं। विटामिन का अगर हम देख लें तो विटामिन जो है ये भी एक प्रकार के क्या है, कार्बनिक पोषक तत्व है। इनकी हमारे शरीर को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए विटामिन को हम लोग सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। विटामिन से हमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, फिर हम विटामिन का सेवन क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन के बारे में फंक ने बताया था, फंक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने विटामिन के बारे में सबसे पहले बताया था। अगर बात करें विटामिन, तो विटामिन को मुख्यतः 2 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक विटामिन होते हैं जिन्हें कि हम जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं, और दूसरे प्रकार के विटामिन को हम वसा में घुलनशील विटामिन के नाम से जानते हैं। यानी कि विटामिन 2 है वो 2 प्रकार के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है उनको भी हम 2 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। वहीं वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जिसमें से विटामिन बी जो है ना, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि विटामिन बी मतलब सब पढ़ने के बाद बी बाद में, क्योंकि विटामिन बी जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है, कई रूपों में होता है। अगर बात करें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन जो हमको पढ़ना है B3, विटामिन B5, विटामिन B6, ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं B7, B9 और B12, ठीक है। तो विटामिन बी को हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम मेनली देखते हैं विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। एक बार फिर से देख लेते हैं। विटामिन जो है कार्बनिक पोषक तत्व है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होते हैं। इनके बारे में फंक ने बताया था। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वहीं वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। सबसे पहले देखते हैं एक विटामिन से। विटामिन ए, अगर बात करें विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है, जो कि हमको गाजर, पालक, हरी सब्जी, आम, पपीता और गोल्डन राइस इत्यादि से प्राप्त होता है। याद रखना, गोल्डन राइस इत्यादि से प्राप्त होता है। विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमारे आंखों में, ठीक है, पर प्रभाव पड़ता है। एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, शाम के समय देखने की क्षमता कमजोर हो जाती, देखने जो है, ठीक है, आपको दिखाई ढंग से नहीं देगा। तो एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होता है। इसके अतिरिक्त एक और रोग है जिसे कि हम बिटॉट्स स्पॉट के नाम से जानते हैं, आंखों में व्हाइट व्हाइट धब्बे से पड़ जाते हैं। एक अन्य रोग है जिसे हम जीरोप्थेल्मिया के नाम से जानते हैं। इसमें आंखों में क्या हो जाता है, सूखापन हो जाता है। क्या हो जाता है, आंखों में सूखापन हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं। गाजर, पालक, हरी सब्जी, आम, पपीता, ठीक है, इसके गोल्डन राइस के सोर्सेज हैं। इसकी कमी से रतौंधी, बिटॉट्स स्पॉट और जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाते हैं। अगला देखते हैं विटामिन सी, क्योंकि बी बाद में देखेंगे, बड़ा है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि मुख्यतः खट्टे फलों से मिलता है, ठीक है, आंवला वगैरह, संतरा, मौसमी, ठीक है, इत्यादि नींबू खट्टे फलों से मिलता है। इससे एक रोग हो जाता है जिसे स्कर्वी कहते हैं, और इस रोग में क्या होता है, हमारे दांतें और मसूड़े जो है ना, वो उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचता है। विटामिन डी अगला है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी के सोर्सेस की बात करें तो विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त दूध से बने प्रोडक्ट, मछली इत्यादि से भी विटामिन डी हमको प्राप्त होता है। विटामिन डी की जब बॉडी में कमी हो जाती है तो एक रोग होता है रिकेट्स, और दूसरा है ऑस्टियोमलेशिया, काफी महत्वपूर्ण है। रिकेट्स लोग बच्चों में देखा गया है, वहीं ऑस्टियोमलेशिया जो है वो बड़े लोगों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बच्चों में कौन सा होता है, रिकेट्स, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। इसमें हड्डियां जो होती हैं कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। अगला देखें तो अगला विटामिन है विटामिन ई, जिसे टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके रासायनिक नाम है महत्वपूर्ण है, जो कि अंकुरित बीज, दूध, अंडा, मांस, जो भी हम एडिबल ऑयल होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में भी मिलता है, ठीक है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, नपुंसकता, ठीक है, हो जाती है। और अगर बात करें तो विटामिन ई वह विटामिन है जो एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, बच्चे माँ के गर्भ में जो तैरता है, ठीक है, जिस फ्लूइड में एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड में ये विटामिन ई जो है वो अपसेंट होता है, नहीं पाया जाता। तो प्रश्न पूछा जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन ई एमनियोटिक फ्लूइड में नहीं पाया जाता, याद रखना। विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट अगर देखें तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन या फिलोक्विनोन भी इसको बोल देते हैं। इसके सोर्सेज में देखें तो हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गोभी, ठीक है, इत्यादि इसके सोर्सेज है। इसकी कमी हो जाती है तो रक्त स्कंदन, यानी कि जब चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का जमता है ना, ब्लड बहना रुक जाता है तो रक्त का स्कंदन प्रभावित होता है। तो ये हो गए हमारे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी, विटामिन स्पॉट, जीरोथेल्मिया। विटामिन से एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई टोकोफेरॉल, इसकी कमी से नपुंसकता, जनन क्षमता में कमी रहती है। ठीक है, विटामिन के जो कि एमनियोटिक फ्लूइड में नहीं पाया जाता, याद रखना। विटामिन के फाइलोक्विनोन, और इससे रक्त का स्कंदन प्रभावित होता है। ठीक है, याद रखना, रक्त का थक्का जो जमता है ना, स्कंदन होता है चोट लगने के बाद 2 से 3 मिनट में हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला विटामिन है विटामिन बी, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। तो नेक्स्ट अगला हम विटामिन नोट कर लेते हैं, मतलब देखते हैं। हमारा अगला विटामिन क्या है? विटामिन बी। ठीक है, तो B1, B2 हमको जो पढ़ने हैं, B3, B5, B6, B7, B9 और लास्ट में विटामिन B12। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना। विटामिन B6, B9 और विटामिन जो B12 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर प्रश्न पूछे ही जाते हैं, याद रखना। तो अगर हम बात करें विटामिन बी, तो विटामिन बी में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। B1, B2, B3, B5, B6, ये हमने देख लिए। तो विटामिन B1 देख लेते हैं। तो विटामिन B1 जो है, ठीक है, उसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। और इसकी कमी से हमको एक रोग हो जाता है जिसे कि हम बेरी के नाम से जानते हैं। और बेरी में क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है। ठीक है, तो हमारे जो कार्य करने की क्षमता है वो प्रभावित होती है। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से, याद रखना। और लकवे जैसी स्थिति भी उत्पन्न होने की संभावना रहती है। ठीक है, कमजोरी काफी आ जाती है हाथ पैरों में। तो विटामिन B1 की कमी से रोग होता है जिसे कि बेरी के नाम से जानते हैं। और विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन है। ठीक, इसके सोर्स अगर हम देखें कि हमको विटामिन B1 की कमी नहीं हो, तो हमारे सोर्सेस क्या है? हमको सोयाबीन को, साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए। ठीक है, क्या सेवन करना चाहिए? हमको सोयाबीन हम ले सकते हैं, हम साबुत अनाज ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? साबुत अनाज ले सकते हैं। ठीक है, अनाज के साथ साथ हम लोगों को चावल के छिलके का भी सेवन विटामिन B1 के लिए फायदेमंद है। चावल के छिलके, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, अंडा इत्यादि का सेवन करने पर हमको विटामिन B1 की कमी नहीं होगी, बेरी रोग नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B2। तो विटामिन B2 का जो नाम है वो क्या है? राइबोफ्लेविन है। और इसे हम विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। और इसकी जब कमी हो जाती है तो हमारे मुंह वगैरह जो है, ओठ वगैरह फटने लगते हैं। और इस रोग को हम किलोसिस रोग बोलते हैं या चिलोसिस बोलते हैं। ठीक है, और इसके सोर्सेज क्या है कि हमको किलोसिस रोग ना हो, यानी कि हमको विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी नहीं हो, तो हमको दूध, अंडा, ठीक है, मांस, मछली इत्यादि का हम सेवन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा दूध जो है वेजिटेरियन में आ गया। ठीक है, एंड मतलब जो शाकाहारी लोग हैं वो दूध का सेवन कर सकते हैं विटामिन B2 के लिए। वहीं नॉन वेजिटेरियन में अंडा, मांस का भी आप सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दाल, ठीक है, आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, सब्जियों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। तो इसके अगर आप ये ऐसा आहार लेते हैं तो आपको चिलोसिस या किलोसिस होने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, इसके बाद हम अगला विटामिन देखते हैं, विटामिन B3, जिसे कि हम नियासिन के नाम से जानते हैं। और जब हमारे शरीर में नियासिन यानी विटामिन B3 की कमी आती है तो एक हमको रोग हो जाता है जिसे कि हम पेलेग्रा रोग के नाम से जानते हैं। और इस रोग में क्या होता है? 2-3 बीमारी इकट्ठा होती हैं और लास्ट में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इस रोग को हम 3D और 4D सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 3D और 4D सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। व्यक्ति का मानसिक जो है, ठीक है, उस पर प्रभाव पड़ता है उसकी। ठीक है, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है व्यक्ति को डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं। ठीक है, अंत में उसकी क्या हो जाती है? उसको मृत्यु हो जाती है। तो पेलेग्रा डिजीज इतना कमजोर है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये विटामिन B3 या नियासिन की कमी से होता है। और व्यक्ति को पेलेग्रा ना हो तो उसको कैसा, मतलब किसका सेवन करना चाहिए, कैसे भोजन का सेवन करना चाहिए? तो उसको अपने भोजन में अगर देखें तो दूध, अंडा, मांस, ठीक है, दूध, अंडा, मांस इससे बनी चीजें। इसके अतिरिक्त तो उसको मटर वगैरह जो फलियां हैं उसका भी सेवन करना चाहिए, जिससे कि पेलेग्रा रोग होने की संभावना नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B5। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथोनिक एसिड है। ठीक है, और अगर हमारे शरीर में विटामिन B5 की कमी हो जाए तो हमको क्या होगा? हमारे हाथ पैरों में जलन होती है, सूजन होती है। ठीक है, विटामिन B5 की कमी से क्या होता है? हाथ पैरों में जलन
आप लोगों के भी कभी कभार हाथ पैर में जलन सूजन का सूनने टाइप के लगे होंगे कि हाँ हाथ पैर सूनने हो गए, तो विटामिन B5 की कमी से होता है। ठीक है, और इसकी कमी ना हो इसलिए हमें कैसा भोजन लेना चाहिए, हमें दूध, अंडा, मांस वगैरह, ठीक है, हमें मूंगफली, ठीक है, इत्यादि का सेवन करना चाहिए। तो हमें विटामिन B5 की कमी नहीं होती हमारे शरीर में। इसके बाद अगर हम बात करें विटामिन B6, तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, पायरोक्सिन है। और विटामिन B6 की अगर हमारे भोजन में कमी हो, ठीक है, भोजन में अगर बात करें ऐसा भोजन हम सेवन कर रहे हैं जिसमें विटामिन B6 नहीं है, तो हमको एनीमिया हो सकता है, ठीक है, रक्त की कमी हो सकती है, रक्त अल्पता हो सकती है। और हम चाहते हैं कि हमें एनीमिया ना हो, यानी विटामिन B6 की हमारे भोजन में कमी ना हो, तो हमें कैसा भोजन करना चाहिए, हमें अंडा, दूध, मांस, ठीक है, युक्त मतलब से युक्त पोषक तत्व वाला भोजन करना चाहिए। यानी कि हमें कैसे पोषक तत्व लेने चाहिए, भोजन करना चाहिए जिससे हमको अंडा प्राप्त हो, मांस, ठीक है, अंडा मतलब अंडा प्राप्त हो नहीं, सॉरी, कि हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए, भोजन में हमको अंडा लेना चाहिए, ठीक है, मांस लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए, ठीक है, मछली वगैरह इत्यादि का हमको सेवन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 जो है इसका नाम बायोटिन है, और अगर हमारे भोजन में विटामिन B7 की कमी हो जाती है शरीर में तो हमारे बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, तो विटामिन B7 की कमी से क्या होता है, बाल झड़ने लगते हैं, बालों को नुकसान होता है। और विटामिन B7 की कमी ना हो इसलिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए, हमें दूध अपने अगर भोजन में क्या दूध को सम्मिलित करना चाहिए, अंडे को सम्मिलित करना चाहिए, मांस को, मछली को इत्यादि को हमारे अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम चाहें तो ठीक है, इसके लिए बता रही हूँ, विटामिन B6 के लिए चुकंदर वगैरह भी आप ले सकते हैं, क्योंकि चुकंदर जो है वो ब्लड, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है ना तो उसके हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने में काफी फायदा करता है चुकंदर, याद रखना। ठीक है, तो कहाँ थे हम, इसका तो मैंने बताया, B6 में चुकंदर भी आप ऐड कर लेना। एंड B7 जो है बायोटिन, ठीक है, तो जब इसकी कमी होती है तो हमारे बाल वगैरह झड़ने लगते हैं। और हमारे मतलब कैसा आहार लेना चाहिए जिससे कि हमारे भोजन में विटामिन B7 की कमी नहीं हो, तो हमें मछली, दूध, अंडा, मशरूम, मूंगफली वगैरह का सेवन करना चाहिए। मूंगफली जो है, ठीक है, आजकल लोग पीनट बटर खा रहे हैं, वो नुकसान करता है, सिंपल मूंगफली खाओ ना, ठीक है, ठंड का मौसम में मूंगफली अच्छी भी लगती है। इसके बाद हम देखते हैं विटामिन B9। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक एसिड है। और अगर विटामिन B9 की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमको एनीमिया हो जाता है, लेकिन उस एनीमिया का नाम है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया होता है, ठीक है, इसमें जो गर्भावस्था के समय ये देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है, गर्भावस्था के समय देखने को मिलता है। और हमें फॉलिक एसिड की कमी ना हो इसके लिए क्या है, अगर बात करें तो महिलाओं को फॉलिक एसिड की गोलियां भी, टैबलेट भी उपलब्ध कराई जाती है ताकि उनको फॉलिक एसिड की उनको कमी ना हो और उनको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ना हो। और हम अगर देखें कि विटामिन B9 जो है हमको किन किन मतलब स्रोत ऐसे हैं कि भोजन में हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, हमारे शरीर में विटामिन B9 की कमी नहीं हो तो उसके कई सारे सोर्सेज हैं। अगर हम बात करें उनमें सोर्सेज में, तो विटामिन B9 के जो सोर्स हैं उसके अंतर्गत सबसे पहला जो सोर्स है हमारा वो है केला। ठीक है, केला वगैरह हम ले सकते हैं, दूध को, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को केला, दूध लेने की सलाह भी दी जाती है। ठीक है, तो सबको हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट को ही हो विटामिन B9 की कमी, सब में हो सकती है। तो इसके सोर्सेज अगर बात करें तो मेनली जो प्रेग्नेंट महिला है उनमें तो होता ही होता है, सब कमी होती है, इसलिए उनको फॉलिक एसिड की गोलियां वगैरह भी दी जाती है, आयरन फॉलिक एसिड की। लेकिन किसी को भी विटामिन B9 की कमी हो सकती है, तो हमें विटामिन B9 की कमी ना हो इसलिए हमें अपने आहार में दूध, केला, मांस, ठीक है, इत्यादि अगर बात करें तो इन सबको चुकंदर वुकंदर, ठीक है, हम ले सकते हैं, हमको विटामिन B9 की उससे कमी नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B12। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन है। और इसकी कमी से भी एनीमिया होता है जिसे कि हम पर्सीनियस एनीमिया के नाम से जानते हैं। कैसा एनीमिया, पर्सीनियस एनीमिया। और पर्सीनियस जो एनीमिया होता है इसमें अगर बात करें तो इसके सिम्टम्स क्या है, इसमें जो शरीर है बहुत कमजोरी मतलब शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है, थकान सी रहती है, सीने में दर्द होता है, चिड़चिड़ाहट सी होती है, सिर में भी दर्द आपके लगेगा। ठीक है, इस तरीके से वजन भी आपका क्या होगा, बहुत कम होने लगेगा। तो आप में क्या है, विटामिन B12 के हाथ पैरों में झुंझुनी सी भी होगी, इसमें मतलब कमजोरी इतनी आ जाती है। तो विटामिन B12 की आप में कमी, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर बताएगा कि आप में विटामिन B12 की कमी है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो बस विटामिन B12 की कमी ना हो ऐसे आप पोषक तत्वों को ग्रहण कीजिए। आप अपने भोजन में फिश ऑयल को ग्रहण कीजिए, मछली, मांस, दूध, ठीक है, अंडा वगैरह। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, ले सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं आप तो आपके शरीर में इन जो पोषक तत्व है जो मैंने आपको बताया उनकी कमी नहीं होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो हमने विटामिन देख लिए, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। समझ में आ जाए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, चलो जिन्होंने नहीं किया हो। इसके बाद हम अगला पोषक तत्व देखते हैं हमारे खनिज। ठीक है, हमारे सारे पोषक तत्व आज कंप्लीट हो जाएंगे और कल हम पढ़ेंगे कि जो कैलोरी जो चार्ट है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो पूरे मतलब नए पैटर्न के अकॉर्डिंग देखेंगे, नया जो भी चेंज हो गया उसमें। तो हमारी वीडियो को देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अगला जो पोषक तत्व है हमारा लास्ट पोषक तत्व है खनिज। ठीक है, खनिज।
अगर बात करें खनिज, तो खनिज कैसा है, खनिज जो है वो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। कैसा है, सूक्ष्म मात्रिक, ठीक है, पोषक तत्व है। हम तो खनिज जो है वो थोड़े ही तो लेते हैं, नमक आप भर भर के थोड़ा ना लेते हो, थोड़े ही तो लेते हो, और जितना लेते हो ना उतना भी नहीं खाना चाहिए, नुकसानदायक होता है, तभी तो डॉक्टर कह देता है कम खाओ कम खाओ, ठीक है। तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार की उपापचयी, ठीक है, क्रियाओं के लिए आवश्यक है, ठीक है। खनिज जो होते हैं विभिन्न प्रकार के उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, और ये कैसे होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। कैसे होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती, स्वस्थ रहने के लिए ये भी जरूरी है, शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। अब जो खनिज है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अगर बात करें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयोडीन है, फ्लोराइड है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जिंक वगैरह जो है, ये काफी सारे महत्वपूर्ण खनिज है। तो एक एक करके हम अपने खनिजों को देख लेते हैं कि कौन कौन से जो खनिज है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाए। तो हमारा जो एक मतलब पोषक तत्वों को हम अच्छे से, खनिज पोषक तत्वों में हमारा पहला खनिज पोषक तत्व है जिसे कि हम आयोडीन के नाम से जानते हैं। और आयोडीन जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, खाने वाले नमक से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त समुद्री भोजन, सी फूड और लेमिनेरिया, ये एक एल्गा है। क्या है, एक एल्गा है, ठीक है, एल्गा है, शैवाल है, और इससे प्राप्त होता है आयोडीन। याद रखना, खाने वाला नमक, समुद्री भोजन और लेमिनेरिया एक अलगा है, इससे प्राप्त होता है। अगर हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होगा, हमको एक रोग हो जाता है घेंगा, ठीक है, गोइटर बोलते हैं। क्यों, तो अगर हमको, अगर बोलते हैं ना कि घेंगा रोग ना हो इसलिए हमको आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए, सुना होगा आपने, ठीक है। तो आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से निकलता है, उसका एक घटक है आयोडीन। तो आयोडीन का सेवन करने पर हमको घेंगा रोग नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें जिंक, तो जिंक जो है ये भी एक खनिज पोषक तत्व है, और इसे हम अपने भोजन से ग्रहण करते हैं, जैसे कि फिश वगैरह, लिवर, ठीक है, इत्यादि से हम जिंक हमको प्राप्त होता है, ठीक है। जिंक के टैबलेट भी आते हैं मार्केट में, ठीक है, हम सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं। और जिंक जो है वो किसके लिए आवश्यक है, हमारे इंसुलिन के निर्माण के लिए, मतलब इंसुलिन की कार्यकी के लिए ये आवश्यक होता है। डायबिटीज वाले जो मतलब व्यक्ति होते हैं जिनको डायबिटीज, मधुमेह होता है, उनको जिंक भी लेना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगला पोषक तत्व क्या है, फ्लोराइड है। और फ्लोराइड जो है वो हमको जल से प्राप्त होता है, ठीक है, मतलब पानी से हम जो पानी पीते हैं उसमें फ्लोराइड प्रेजेंट होता है। अगर फ्लोराइड की अधिकता हो जाए तो हमें हमारे दांत और हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है। हमारे दांत हड्डी क्या हो जाते हैं, अगर बात करें दांत जो है पीले पीले से होने लगते हैं, ठीक है, और कमी हो जाती है तो भी दांतों हड्डियों के लिए यह नुकसानदायक है। तो फ्लोराइड की एक निश्चित मात्रा, मतलब कोई भी पोषक तत्व तो अधिकता भी नुकसानदायक है, कमी भी नुकसानदायक है, ठीक है। तो फ्लोराइड जो है जल से प्राप्त होता है हमको, जो हम पानी पीते हैं, और जब कभी उस जल में फ्लोराइड ज्यादा होता है तो हड्डियों दांतों के लिए नुकसानदायक भी होता है, याद रखना। इसके बाद अगला पोषक तत्व है आयरन है, एक निश्चित मात्रा में ये आवश्यक है। अगला पोषक तत्व तो आयरन है, जिसे Fe से दर्शाते हैं। हीमोग्लोबिन का क्या है, एक घटक है, बताया था हीमोग्लोबिन, हीम आयरन ग्लोबिन प्रोटीन। तो हीम क्या है, हमारा आयरन है, और ये हरी सब्जियों वगैरह, मांस वगैरह, मछली इत्यादि से प्राप्त होता है। अगला पोषक तत्व क्या है, मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम जो है एटीपी के निर्माण के लिए आवश्यक है। एटीपी जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं, और यह मैग्नीशियम जो है इसके निर्माण के लिए आवश्यक है, जो कि हमको हरी सब्जियां, अनाज वगैरह इत्यादि से प्राप्त होता है। बात करें सोडियम की, तो सोडियम भी एक खनिज पोषक तत्व है, सूक्ष्म मात्रा, मतलब सूक्ष्म मात्रा में खनिजों की हमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो सोडियम जो है वो हमको नमक वगैरह, खाने वाला नमक, मछली वगैरह इत्यादि से प्राप्त होता है, ठीक है। सोडियम किसके लिए आवश्यक है, मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है। और अगर इसकी कमी अधिकता हो जाती है तो हमको बीपी, मतलब अधिकता में इनको आपकी हाई बीपी हो जाता है। कौन सा बीपी आता है, सोडियम की अधिकता रहने होने पर हाई बीपी हो जाता है, और कमी में लो बीपी हो जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर का अगर हम बात करें तो हमको ब्लड प्रेशर हो जाता है इसकी अधिकता कमी से, ठीक है। अगला है हमारा पोषक तत्व है पोटेशियम, ठीक है। और 7वें नंबर का पोषक तत्व क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम हमारे हृदय के लिए बहुत आवश्यक है, हृदय के, ठीक है, स्वस्थ रखने के लिए पोटेशियम बहुत जरूरी है। पोटेशियम को दूध, केला, मांस इत्यादि से भी प्राप्त होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा अगला पोषक तत्व जो है वो है फास्फोरस। कौन सा पोषक तत्व है, फास्फोरस। और फास्फोरस के बाद एक मुख्य बचा है जिसे कि हम कैल्शियम के नाम से जानते हैं। फास्फोरस जो है और कैल्शियम दोनों ही हमारे हड्डियों के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करें तो कैल्शियम, सबसे पहले एक करके देख लेते हैं। हमारा एक पोषक तत्व है कैल्शियम और दूसरा है फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम हमको दूध से प्राप्त होता है, दूध के अतिरिक्त बात करें तो अंडों से प्राप्त होता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के दूध, अंडा, ठीक है, सहजना की फली, इसके अतिरिक्त नारियल वगैरह इत्यादि से भी हमको कैल्शियम मिलता है। और भी अन्य चीजें, इतना तो मैंने बता दी आपको, ठीक है। कैल्शियम
जो है उसकी कमी से हमारा रक्त का स्कंदन प्रभावित होता है। ठीक है, रक्त के स्कंदन में कैल्शियम की भी भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त हमारी जो हड्डियां हैं, ठीक है, हड्डियां भी कैल्शियम की कमी से कमजोर हो जाती है। हमारे दांतों का भी क्या होता है, क्षरण होता है, याद रखना। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी से हमारे रक्त का जो स्कंदन है वो प्रभावित होता है, यानी कि रक्त का जमना अगर चोट वोट लग जाए। ठीक है, हड्डियां जो है वो प्रभावित होती हैं। साथ ही साथ हमारे दांतों पर भी इफेक्ट पड़ता है अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, हमारी हड्डियां वगैरह कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, याद रखना। इसके अतिरिक्त मांसपेशियों का संकुचन में भी कैल्शियम आयन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो मांसपेशियों का संकुचन भी प्रभावित हो जाता है। वही बात करें फास्फोरस, तो फास्फोरस भी, ठीक है, अगर कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो हमारे हड्डी दांतों की संरचना पर प्रभाव पड़ता है, दांत हड्डी कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हड्डियों का और दांतों का अगर संरचना देखें तो वो कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो अगर फास्फोरस की कमी होती है तो भी दांतों पर और हड्डियों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन रक्त स्कंदन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें तो कैल्शियम की भूमिका होती है, याद रखना। ठीक है, तो फास्फोरस जो है उसके सोर्सेज क्या है, उसके सोर्सेज है दूध, अनाज। ठीक, फास्फोरस के सोर्सेज क्या है, दूध, अनाज। दूध अनाज अगर हम बात, दूध हमने देखा था कैल्शियम का भी सोर्सेज था, फास्फोरस का क्या है, दूध, अनाज, मांस, सब्जियां। ठीक है, मांस, ठीक है, इत्यादि से हमको कैल्शियम प्राप्त होता है, वो सॉरी फास्फोरस प्राप्त होता है। और फास्फोरस की कमी से हड्डियां और दांतों की संरचना पर भी प्रभाव पड़ता है, याद रखना। इसके अतिरिक्त जो डीएनए है हमारा, ठीक है, डीएनए, तो डीएनए का भी महत्वपूर्ण घटक क्या है, फास्फोरस है, क्योंकि डीएनए जो है वो किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड की इकाइयों से मिलकर बना होता है। डीएनए जो है वो क्या है, हमारा डीएनए जो है न्यूक्लियो टाइड की बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना हो। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं, बेस, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। बेस, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है हमारा डीएनए। ठीक है, तो फॉस्फेट जो है ये रहा फॉस्फेट, तो इसलिए डीएनए का भी संरचना का भी एक महत्वपूर्ण घटक है। तो ये हो गए हमारे खनिज, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अगर जल देखें तो जल ये भी एक पोषक तत्व है, हालांकि इससे कुछ हमको एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन जल हम किस हमारे लिए क्यों जरूरी हो कि जल जो है विभिन्न हमारे पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। विभिन्न प्रकार के जो खनिज पोषक तत्व हम जल से ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हमारे इसके अतिरिक्त अगर देखें तो हमारी बॉडी का लगभग 70% भाग जो है वो क्या, वो जल ही होता है। ठीक है, और जल जो है वो उसके विभिन्न काम होते हैं। जल हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नियमित रखता है, जल जो है एक विलायक के रूप में भी काम करता है, विभिन्न पदार्थ हमारी बॉडी में जल में घुले रहते हैं। हमारे रक्त का भी एक महत्वपूर्ण भाग है, ब्लड जो है हमारा लिक्विड ही तो होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ताप में भी मैंने बता दिया, ताप को नियंत्रण में सहायता करता है। ठीक है, जल के अगर हम अन्य कामों की ओर देखें तो जल जो है, ठीक है, अगर बात करें तो पानी के अन्य काम भी हैं, जैसे कि परिवहन में भी काम करता है जो जल है। ठीक है, क्योंकि ब्लड इधर से उधर पदार्थ जो होते हैं वो उसमें घुल जाते हैं, साथ ही साथ उत्सर्जन में भी सहायता करता है। ठीक है, मूत्र का निर्माण, उसमें अगर देखें तो ज्यादातर हिस्सा जो है वो क्या होता है, मूत्र का जल ही होता है। तो ये जल के कई अन्य काम हो गए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना। और इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया दिया था कार्बोहाइड्रेट्स बसा, ठीक है, इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। कल हम इसके आगे का वीडियो आएगा, तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल, देखने के लिए धन्यवाद।